देश और दुनिया की अहम खबरों के बाद अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे केरल में हंगामे की, जहां केरल के कासरगोड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्च में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि मार्च में सीपीएम कार्यकर्ता घुस गए और मारपीट करने लगे। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने संघ के मार्च को रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते सड़क पर संग्राम चढ़ गया। इसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, मगर इसका भी असर कार्यकर्ताओं पर नहीं हुआ। झड़प में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी हैं। पिछले शुक्रवार को दिल्ली, बंगाल, यूपी, गुजरात और अहमदाबाद में जो कुछ हुआ था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अफवाह की चिंगारी में कई शहर धधक उठे थे, मगर आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी उतरे जरूर, मगर उन्होंने लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी। सबसे पहले आपको दिल्ली का सूरत हाल दिखाते हैं, जहां आज भी जामा मस्जिद कैंपस में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर भी चला। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। जी हां, इतना जरूर है कि दिल्ली में यूपी भवन के बाहर तब अचानक हलचल बढ़ गई जब 20 की तादाद में प्रदर्शनकारी पीएम आवास की तरफ कूच के लिए आगे बढ़े। छावनी में तब्दील दिल्ली में दिन भर पुलिस मोर्चे पर मुस्तैद रही। एक बार फिर वही तस्वीर, फिर वही चौखट। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में जमा प्रदर्शनकारी और बाहर पुलिस के जवानों की मजबूत किलेबंदी। जामा मस्जिद और इसके आसपास पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई। जामा मस्जिद की चहर दीवारी के बीच प्रदर्शन तो हुआ, मगर शांति से। मुस्लिमों की इबादत की सबसे बड़ी चौखट पर सियासत की आवाज भी भड़काने की कोशिश की गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के साथ कांग्रेस नेता अलका लांबा और दिल्ली के पूर्व विधायक शोएब इकबाल भी शामिल हुए। इसी तस्वीर पर सवाल उठने लगे कि क्या इबादत की जगह पर सियासत जायज है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने वो मौका हाथ से खो दिया। आपने क्या कहा वहां खड़े होकर? आपने कहा ये जितने भी लोग आज देश भर में हैं, ये सारे या तो विपक्ष कांग्रेस के हैं, और ये आप सबको क्या बताया? अर्बन नक्सली बता दिया। हम सब उनके लिए अर्बन नक्सली हो गए। हम सब उनके लिए जो है आज घुसपैठिए हो गए, दंगाई हो गए। हम सब प्रधानमंत्री जी बहुत से चैनल मालूम नहीं दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। हम आपको कहते हैं, जिस प्रकार से ये लोग एनआरसी पर और सीएए पर भ्रम फैला रहे हैं, अब ये देश की जनता जान चुकी है और सबको पता है कि सीएए का कोई मतलब नहीं है भारत के किसी नागरिक से, और एनआरसी अभी उसका कोई प्रस्ताव नहीं है देश में। दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर जामिया तक और सीलमपुर से लेकर जोरबाग तक प्रदर्शन के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए कड़े बंदोबस्त किए गए थे। ड्रोन कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, ताकि प्रदर्शन की आड़ में कोई उपद्रवी हंगामा न कर सके। आर्मी ने कॉल की थी कि जोरबाग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का घेरा होगा, ये 7 लोक कल्याण मार्ग। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जोरबाग मेन रोड के करीब ही रोक दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी लगातार अपील कर रहे हैं, इमोशनल अपील की जा रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। एनआरसी की बात हो, एनपीआर की बात हो या सीए की बात हो, सभी का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। अपने अपने तरीके से तकरीर दी जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, मुस्तफाबाद जैसे इलाकों में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मगर बड़ा विवाद दिल्ली के यूपी भवन के पास हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। जो यहाँ पर हैं उन सबको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। जो नज़दीकी थाना है वहाँ पे, हालांकि जो छात्र इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ 144 लगाया गया, जब प्रदर्शन कर रहे थे उनको प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी गई, और ये वजह कि इन सबको यहाँ डिटेन करके ले जाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
जुमे की नमाज के प्रदर्शन की आशंका सबसे ज्यादा यूपी में थी, जिसके लिए 20 जिलों में इंटरनेट सेवा रोकी गई थी। संवेदनशील 22 जिलों में पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी तैनात की गई थी, मगर आज यूपी के किसी भी शहर से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। यूपी पुलिस के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील रंग लाई। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने तो पहुंचे, मगर बड़ी रैली या जनसैलाब कहीं नजर नहीं आया। यूपी पुलिस 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक यूपी हिंसा के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। नागरिकता कानून पर प्रदर्शनों का दौर चला तो सियासत के गलियारे में आज राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह में सीधी टक्कर देखने को मिली। राहुल गांधी रायपुर में गरजे। उन्होंने पीएम और शाह का नाम तो नहीं लिया, पर आरोप लगाया कि भाई को भाई से लड़ाने में देश का ही नुकसान है। उधर अमित शाह ने जवाब दिया कि राहुल गांधी साबित करें कि कैसे नागरिकता कानून से किसी भारतीय की नागरिकता पर असर पड़ेगा। हाई वोल्टेज टक्कर में नागरिकता, अर्थव्यवस्था से लेकर एनपीआर के मसले पर गर्मागर्म बहस देखने को मिली। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बाकी प्रदेशों से आगे बढ़ती जा रही है, तो पता लगता है, एकदम पता लगता है, 2 मिनट में पता लग जाता है। और तोड़ने से कुछ नहीं बनाया जा सकता। भाई को भाई से लड़ाकर देश का फायदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। मैं आज इस देश के सभी नागरिकों को कहने चाहता हूं, इस देश ये बिल के अंदर, ये एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की भी माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी वाले भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इस पर भी राहुल गांधी ने तंज कसा कि देश की आर्थिक हालात सबसे खराब दौर में हैं और सरकार भी समझ नहीं पा रही कि क्या कदम उठाएं। उधर अमित शाह ने ताल ठोक कर कहा कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना साकार करके ही रहेंगे। पहले हमारा देश था, पूरी दुनिया में माना जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में चाइना और हिंदुस्तान एक साथ आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंसा हो रही है, महिलाओं को मतलब यहाँ पे सड़कों पे नहीं चलने दिया जा रहा है, और बेरोजगारी 45 साल से ज़्यादा। मगर नरेंद्र मोदी इसके बारे में समझा नहीं पा रहे, शायद उनको भी नहीं समझ। आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसका रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने प्रशस्त किया। बहुत सालों से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर हम स्थगित थे। एक ही 5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन को बढ़ाने का काम किया, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार जब हम जनता का आशीर्वाद लेने मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर आएंगे। कल तक कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि मोदी सरकार एनपीआर के बहाने एनआरसी का एजेंडा साध रही है, और आज राहुल गांधी ने फॉर्मूला जोड़ दिया कि गरीबों पर एनपीआर एक टैक्स है, इससे सिर्फ भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। राहुल के तर्कश से तीर निकला तो बीजेपी ने धारदार पलटवार किया। सवालों की झड़ी लगाई गई कि अगर एनपीआर टैक्स है तो फिर कांग्रेस क्यों लाई थी। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की थ्योरी विवादों का सबब बन गई है। यूपीए सरकार में पहली बार एनपीआर लाने वाली कांग्रेस अब तक मोदी सरकार के एनपीआर को एनआरसी से जोड़ रही थी और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही थी। मगर राहुल गांधी की दलील है कि एनपीआर गरीबों पर टैक्स है, एनपीआर और एनआरसी गरीबों के ऊपर हमला है। आप नोटबंदी को समझिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए,
पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों को। ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। जाइए अफसर के पास जाइए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागज़ दिखाइए, रिश्वत दीजिए, आपका नाम थोड़ा गलत है तो रिश्वत दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से निकालकर उन्हीं 15 लोगों के जेब में जाएंगे। एनपीआर पर राहुल गांधी के इसी गुणागणित से बीजेपी भड़क गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार करते हुए कहा कि एनपीआर में गरीबों से 1 रुपए भी नहीं लिए जाएंगे। तो ये कैसे टैक्स है? एनपीआर से गरीबों की पहचान हो सकेगी और उन्हें योजनाओं का सही लाभ मिल सकेगा। लाभार्थियों की पहचान में एनपीआर का बहुत बड़ा योगदान होता है, सहायता होती है। और एनपीआर और आधार, ये दोनों उसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। आधार कांग्रेस केवल बोलती थी, 120 करोड़ भारतीयों के हाथ में आधार मोदी सरकार ने दिए। दरअसल अगले साल अप्रैल से सितंबर के बीच होने वाली इस जनगणना पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एनपीआर का मकसद हर नागरिक का एक व्यापक पहचान डाटाबेस तैयार करना है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि एनपीआर और एनआरसी का आपस में कोई लेना देना नहीं है और न ही इससे किसी की नागरिकता को कोई खतरा है। एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने देश को भरोसा दिलाया कि एनपीआर में कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रियाएं हैं और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो आसाम में हुई है अभी। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। यूं तो एक नवजात बच्चे की मौत ही पूरे सिस्टम पर कलंक है, लेकिन राजस्थान के कोटा में जैकुलोन अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि 10 बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। पिछले 48 घंटे में 10 बच्चों की मौत से राजस्थान के स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य महकमा बच्चों की मौतों को मौसमी बीमारी और सामान्य बताकर दबाने में जुटा है। उधर जयपुर से सीएम गहलोत ने एक टीम कोटा भेजी है और पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि कोटा का जैकुलोन अस्पताल बड़ा और नामी अस्पताल है, जहां एमपी से भी लोग अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं, मगर शिशु रोग विभाग में बीमार बच्चों के इलाज पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। कोटा में 48 घंटे में 10 बच्चों की मौत पर राजस्थान के स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठे तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का दर्द भी छलका। आपको बता दें कि ओम बिरला राजस्थान के कोटा से ही बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने ट्वीट कर बच्चों की मौत पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा के जैकुलोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 48 घंटे में 10 नवजात शिशुओं की असामयिक मौत चिंता का विषय है। राजस्थान सरकार इस विषय में संवेदनशीलता के साथ तुरंत कार्रवाई करे। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत दी कि फौरन कदम उठाने होंगे। उन्होंने लिखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नवजात शिशुओं की मृत्यु मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम किए जाएं, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये उनका ट्वीट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नवजात शिशुओं की मृत्यु मामले की संवेदनशीलता, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है, संवेदनशीलता को समझते हुए पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम किए जाएं। जयपुर से स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी टीम कोटा में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। सीएम गहलोत के आदेश पर टीम भेजी गई है, लेकिन इस अस्पताल में बच्चों की मौत के आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कोटा के जैकुलोन अस्पताल के आंकड़े ही बताते हैं कि इस साल दिसंबर तक 940 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले साल यानी 2018 में ये एक आंकड़ा 1005 तक पहुंच गया। 2017 में 1027 बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। इसी तरह 2016 में भी आंकड़ा हजारों में था। 1193 नवजात बच्चों की मौत हुई थी। अब आपको दिखाते हैं कि इमरान खान का डर क्या है। आपको याद होगा कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इमरान खान किस कदर बौखलाए हुए थे। पाकिस्तान ने दुष्प्रचार में पूरी ताकत लगा दी, पर दाल नहीं गली और अब पाकिस्तान पीओके में फौजी बेड़ा जमा कर रहा है, क्योंकि इमरान खान को लगता है कि भारत हमला कर देगा। इमरान खान है।
पाकिस्तान के झेलम जिले में वजीर आजम इमरान खान की रैली थी। जोश से लबरेज इमरान मंच पर बोलने के लिए पहुंचे। भाषण शुरू ही किया कि इमरान खान के अंदर का डर जुबान पर आ गया। खौफ सर्जिकल स्ट्राइक का था, आतंकिस्तान पर भारत के पलटवार का भी। मैं इसको अपना इलाका कहता और इसी खौफ में पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर कर दिया कि पीएम मोदी पीओके में किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ये कश्मीर के ऊपर से नजर उठाने के लिए, और ये जो दूसरा इसने मुसलमानों के ऊपर वारदात की है, हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर जो इसने 2 कानून लेके आया है, उनकी वजह से जो आज हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, इन दोनों के से दुनिया की नजर उठाने के लिए ये कश्मीर के ऊपर जरूर कुछ करेगा। आजाद कश्मीर पे जरूर कोई वारदात करेगा। दरअसल कश्मीर से 370 की विदाई के बाद पाकिस्तान ने बहुत दुष्प्रचार किया, मगर कूटनीतिक मोर्चे पर उसकी दाल नहीं गली। वहीं आतंक की आग भड़काने के लिए पीओके की कृष्णा और नीलम वैली में जो घुसपैठिए जमा किए गए थे, वो भी भारतीय सेना के आर्टिलरी प्रहार से मारे गए। यही वजह है कि चौतरफा मात खाने के बाद पीओके में पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई है। पीओके में बड़े पैमाने पर फौजी मूवमेंट होने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 दिनों में पाकिस्तान ने पीओके में सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। भारी टैंक और तोपों की तैनाती की गई है। सीमा पर आर्टिलरी हथियार लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सेना की रिजर्व टुकड़ियां एलओसी के आसपास कैंप बना रही हैं। सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा नीलम वैली और देवास सेक्टर में बड़ा है। जनरल बाजवा को मैं आगाह कर चुका हूं और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो तैयार है इनके लिए, पाकिस्तान तैयार है इनके लिए। इमरान के इस बयान के पीछे इमरान का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपनी जनता को भरोसा तो दिला दिया, लेकिन बाजवा के दम पर, क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि मोदी सरकार कमिटमेंट बाद में करती है, इरादों को अंजाम तक पहले पहुंचा देती है। आज करगिल जंग का हीरो मिग 27 रिटायर हो गया। आसमान के सिकंदर को विदाई देने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर डी इंडक्शन सेरेमनी हुई, जिसमें एयरफोर्स के जवानों ने पहले कदमताल किया और मिग 27 को सलामी दी। फिर मिग 27 के 7 लड़ाकू विमानों ने आसमान की ओर अपनी आखिरी उड़ान भरी। मिग 27 वही फाइटर प्लेन है जिसने 1999 की करगिल जंग में भारतीय सेना का बखूबी साथ निभाया था और पाकिस्तान को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान 54 साल के हो गए हैं। मुंबई में सलमान ने अपना बर्थडे मनाया। देर रात हुई पार्टी में बॉलीवुड स्टार सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। वहीं आज सुबह फैंस की भीड़ सलमान के घर के बाहर जमा हुई। सलमान ने फैंस के लिए अपना वीडियो खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया। शाम को सलमान खान ने मीडिया के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया और केक काटा।